हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, किस तरह से हम प्रोसेसेस को शेड्यूल करते हैं, क्या क्या कितने टाइप्स के शेड्यूलर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन सम एल्गोरिदम इट इज गोइंग टू शेड्यूल द प्रोसेसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज क्या है हमें समझने की जरूरत है कि अगर एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारे पास एक सिंगल सीपीयू है। सपोज करो एक सिंगल सीपीयू है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक प्रोसेस ही एक टाइम पे रन हो सकता है। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट अ टाइम, एंड बाकी सब क्या करेंगे, उनको बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। करेक्ट है, जब तक हम कह सकते हैं कि जब तक सीपीयू फ्री नहीं हो जाता तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, एंड देन इट कैन बी रीशेड्यूल। ठीक है, इसको बाद में हम रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमेशा से ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग करें। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम रनिंग स्टेट में रखें, और वो ऑल द टाइम सीपीयू को क्या रखे, बिजी रखे। ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि सीपीयू आइडल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, बैठा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सीपीयू को क्या रखें, हम बिजी रखें ऑल द टाइम टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा उतना एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो एफिशिएंसी अच्छा होगा, थ्रूपुट अच्छा होगा। ठीक है, थ्रूपुट अच्छा होगा। सो ये हमारा क्या होता है, डेफिनेटली ये हमारा गोल होता है। तो ओएस का गोल ही यही होता है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को बिजी रखें। ठीक है, सो मल्टी प्रोग्रामिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम टाइम को प्रोडक्टिवली इसको यूज कर सकते हैं। मतलब हर टाइम पे कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो। सपोज करो, लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो, लाइक हमारे पास मान लो प्रोसेस P1 है, एंड इट इज इन द रनिंग स्टेट। मान लो ये किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है। तो जब ये रनिंग स्टेट में होगा तो मे बी देयर इज चांसेस दैट इसको एडिशनल रिक्वेस्ट की, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, इट विल गो टू द ब्लॉक स्टेट। ठीक है, ब्लॉक भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्या, वेटिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, सो अगर ये वेटिंग स्टेट में जाता है तो उस टाइम पे सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि सीपीयू को आइडल नहीं रहने देना है। जब ये वेटिंग स्टेट में जाए उस टाइम हमें कोई और प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर देना है, सो दैट कि हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सीपीयू का। ठीक है, सो हमने देखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा है, हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सेवरल प्रोसेसेस, ढेर सारे प्रोसेसेस लाइक P1 P2 P3 एंड पी के नंबर ऑफ प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मेमोरी में रखते हैं एक टाइम में, एंड देन वी ट्राई टू अप्लाई सम मैकेनिज्म। हम क्या कह सकते हैं, कोई मैकेनिज्म या अप्लाई करते हैं एल्गोरिदम्स, सो दैट कि एफिशिएंटली सीपीयू को एलोकेट होता रहे प्रोसेस। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स लगाते हैं सो दैट कि एफिशिएंटली उस पर वर्क ऑन करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन प्रोसेस हैज टू वेट द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द सीपीयू अवे। यस, सीपीयू को देता है किसको, अनदर प्रोसेस को। ठीक है, किसी और प्रोसेस को प्रोवाइड करता है, एंड यही पैटर्न कंटिन्यू रहता है। तो एवरी टाइम वन प्रोसेस हैज टू वेट अनदर प्रोसेस कैन टेक ओवर द यूज ऑफ सीपीयू। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम क्या करें, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एनहेंस हो रही है, हमारी सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है सिस्टम की, थ्रूपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि सीपीयू सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कराना है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, यूटिलाइजेशन कब होगा, तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब होगा जब हम कहें कि एक बार अगर सीपीयू बर्स्ट हो या तो आईओ बर्स्ट हो। ठीक है, तो ये किसका लाइफ साइकिल है, तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रोसेस का लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं कि या तो वो सीपीयू बर्स्ट में रहेगा, या तो सीपीयू रनिंग में रहेगा, या तो वो इनपुट आउटपुट मांगेगा। ठीक है, या तो वो सीपीयू में रहेगा या तो इनपुट आउटपुट मांगेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है किसी भी प्रोसेस के लिए। ठीक है, so that is what sequence of CPU and IO bus। ठीक है, सो यहाँ पे एक और है, तो इसको एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे होता है एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस,
ठीक है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। एंड नेक्स्ट क्या होता है, आईओ बाउंड प्रोसेस। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका, तो जो प्रोसेस क्या होता है मैक्सिमम टाइम अपना सीपीयू को मतलब प्रोसेसर पे यूटिलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। सो मैक्स टाइम कहाँ होता है हमारा, सीपीयू के पास होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम वो प्रोसेसर को ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, और आईओ बाउंड क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम वो कहाँ अपना यूटिलाइज कर रहा है, कहाँ पे, हम कह सकते हैं वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक या फिर वेटिंग स्टेट में ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड सेकंड क्या होता है, आईओ बाउंड प्रोसेसेस। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूशन स्टेट क्या होता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टेट हम कह सकते हैं क्या, तो एग्जीक्यूशन स्टेट को ही डिफाइन करता है, या तो वो सीपीयू में रहेगा या तो वो आईओ में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे के हम सेशन में बढ़ते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलर किस तरह वर्क करता है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि व्हेन द सीपीयू बिकम आइडल, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। एंड दिस सिलेक्शन ये जो सिलेक्शन हो रहा है, ये कौन कैरी करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूल। अगर आपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, तो आप अभी देख लो उसको। वहां पे आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब पता चलेगा कि वहाँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हम कहाँ किस फेज में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि हमारा जब भी प्रोसेस कहाँ होता है, रेडी क्यू में रहता है। तो ये रेडी क्यू है क्या, ये रेडी स्टेट है क्या। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं हम कह सकते हैं P1 P2 P3 P4, यहाँ पे ढेर सारे प्रोसेसेस यहाँ पे लाइव करते हैं या स्टोर करते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से प्रोसेस को पिक करना और उसको कहाँ शेड्यूल करना, हम कह सकते हैं कि रनिंग स्टेट में प्रोवाइड करना। ठीक है, तो रनिंग स्टेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम रनिंग स्टेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये काम किसका हो रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, दैट इज एसटीएस। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब था हमारा। तो शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ पे सेलेक्ट करता है। तो शेड्यूलर का काम क्या हुआ, यहाँ सेलेक्ट करना एक प्रोसेस को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि कौन सा प्रोसेस हो, लेट्स से हमारा प्रोसेस नंबर P1 हो। तो व्हाट डज दिस शेड्यूलर डू, तो दिस शेड्यूलर पिक्स वन प्रोसेस पिक्स वन प्रोसेस P1। ठीक है, प्रोसेस P1 को पिक किया एंड देन इट इज गोइंग टू शेड्यूल टू द रनिंग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्क हो गया, शेड्यूलर का। ठीक है, तो यहाँ शेड्यूलर का वर्क हो गया। तो कौन सा शेड्यूलर यहाँ वर्क कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। सो द रेडी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फीफो क्यू, प्रायोरिटी क्यू, या ट्री, या सिंपली एन ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये रेडी क्यू किस तरह से ट्रीटेड हो सकता है। सो ये रेडी क्यू किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, या तो वो फीफो क्यू फर्स्ट जिस ऑर्डर में आया है वो, प्रायोरिटी क्यू जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको शेड्यूल करेगा, या ट्री में फॉर्म में हो सकता है, या सिंपली या अनऑर्डर लिस्ट में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर क्या थे हमारे पास। तीन टाइप के शेड्यूलर होते हैं, पहला होता है मिड टर्म शेड्यूलर, दूसरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो एक एक करके इनका मतलब समझेंगे कि कहाँ कहाँ वर्क होता है। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं क्या, हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी इसको बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं इसको। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम मिड टर्म शेड्यूलर की बात करें, तो यहाँ पे इन शेड्यूलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग 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 एंड रिज्यूमिंग। ठीक है, रिज्यूमिंग द प्रोसेसेस द प्रोसेसेस फ्रॉम वेट स्टेट, कह सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम वेट स्टेट से टू सस्पेंड वेट टू सस्पेंड वेट। ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ इट। एंड ऑल्सो ये कहाँ से कहाँ शेड्यूल होता है, हम कह सकते हैं कि रेडी स्टेट से रेडी स्टेट टू सस्पेंड रेडी स्टेट। ठीक है, सस्पेंड रेडी, क्या मतलब है इस बात का, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मिड टर्म शेड्यूलर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
तो हमारे पास है रेडी स्टेट होता है, वी हैव अ रेडी स्टेट, एंड इन दिस रेडी स्टेट व्हेन द मेमोरी इज फुल, सो सम ऑफ द प्रोसेस, कुछ प्रोसेस को हम कहाँ पे शेड्यूल कर देते हैं, कहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम कहाँ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सस्पेंड रेडी। ठीक है, सो दिस इज द स्टेट। तो यहाँ पे प्लेस करना, उसको रिज्यूम करना, ये काम किसका होता है, हमारा मिड टर्म शेड्यूलर का होता है। ठीक है, और दूसरा हम कहाँ देखते हैं इस मिड टर्म शेड्यूलर का वर्क, तो वो हम देखते हैं कहाँ पे, हमारे ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट स्टेट टू द सस्पेंड वेट स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेट स्टेट है वेटिंग, या ब्लॉक स्टेट है वेटिंग, और ब्लॉक स्टेट है, तो यहाँ से हम कहाँ स्टेट कर रहे हैं, ब्लॉक स्टेट से वी आर शेड्यूलिंग एंड रिज्यूमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सस्पेंड वेट है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सस्पेंड वेट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल कर, यहाँ भी किसका काम है, मिड टर्म शेड्यूलर का है। तो ये दो एरियाज हैं हमारे पास जहाँ पे मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है हमारे पास, सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ this short term scheduler to select one process। ये क्या करता है, select one process, एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है फ्रॉम द रेडी स्टेट, फ्रॉम फ्रॉम रेडी स्टेट, हम कहाँ से कहते हैं, रेडी स्टेट से सेलेक्ट करता है, और रेडी स्टेट से कहाँ मूव करता है, शेड्यूलिंग इट टू द प्रोसेसर। रेडी स्टेट से हम कहाँ मूव करते हैं, रनिंग स्टेट को। ठीक है, तो अभी हमने देखा है उसको, रनिंग स्टेट। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा किस लिए वर्क करता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, यहाँ पे क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर फॉर क्रिएटिंग, हम कह सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोसेस इनटू द सिस्टम, एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोसेस न्यू प्रोसेस into the system, into the system। Okay, so that is the concept of what long term scheduler, short term scheduler and mid term scheduler। ठीक है, so this is what we concept। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम अगर आप देखोगे तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में कंप्लीटली एंड कंप्लीटली डिस्कस्ड है इनके बारे में। ठीक है, so this is the standard definition where you all have to remember very very important, these are what very very important concept। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियो एंड केसेस हमें देखने होंगे। ठीक है, सो क्या मतलब होता है प्रिमिटिव का, क्या मतलब है नॉन प्रिमिटिव का, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, अगर हम किसी प्रोसेस को फोर्सफुली एग्जिट कराते हैं कहीं से, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव। और ये प्रिमिटिव केस कब जनरेट होता है, तो देखो सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पे सबसे पहला केस क्या दिया हुआ है, लेट्स सी द फर्स्ट केस। ओके, सो सीपी शेड्यूलिंग जब भी करता है प्रोसेसेस को, तो वो टेक करता है अंडर फोर सर्कमस्टांसेस, चार सर्कमस्टांसेस टोटल बनते हैं। ठीक है, और इसमें पहला सर्कमस्टांसेस क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। ठीक है, पहला सर्कमस्टांसेस क्या बना हमारा, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में। ठीक है, तो ऐसे शेड्यूलिंग को हम कैसा शेड्यूलिंग कहेंगे, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहेंगे या नॉन प्रिमिटिव कहेंगे, तो ये चारों केस हमें डिस्कस करना है। सेकंड कैसे क्या रहा है, अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। सो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में अगर जाता है तो इसको हम किस तरह से लेते हैं, ये प्रिमिटिव होता है या नॉन प्रिमिटिव होता है। तीसरा केस क्या कहता है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, वेटिंग से रेडी में जाता है तब कैसे होता है। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि हमारे पास प्रोसेस स्टेट डायग्राम में हमने देखा, न्यू होता है, नेक्स्ट क्या होता है, रेडी। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारे पास, रनिंग, तीसरा रनिंग, एंड लास्ट क्या होता है हमारे पास, टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस क्या होता है, हमारे चार होते हैं। तो प्रोसेस इज फर्स्ट क्रिएटेड एंड schedule it to the ready state, then after that the one process has been picked from the ready queue and it is scheduled to the running state। ठीक है, रनिंग स्टेट में शेड्यूल हुआ, उसके बाद रनिंग स्टेट से क्या हुआ, कंप्लीशन हुआ, कंप्लीशन होके वो कहाँ गया, टर्मिनेटेड स्टेट में।
एंड इफ एनी इंटरप्ट इज ऑकरिंग, देखो अब यहाँ से ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। सो हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या ऑकर हो, इंटरप्ट ऑकर हो, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंटरप्ट मतलब क्या होता है, कोई एक नई रिक्वेस्ट हो, सपोज करो क्या रिक्वेस्ट हो सकती है। सो यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस P2 हो, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। और जो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस P1, वो क्या है, लो प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, P2 को। और P1 जो है करंटली एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या थी, लो थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि P1 की प्रायोरिटी जो थी वो क्या है, लो है। और P2 की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हाई है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि P2 को पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड P1 इज सेंड बैक टू द रेडी स्टेट, ठीक है। तो ये कब केस होता है, जब हमारे पास कोई इंटरप्ट आता है, ठीक है, कोई इंटरप्ट, एक नया रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं। सो P1 को हमने कहाँ भेज दिया, वापस यहाँ भेज दिया, और P1 वापस से यहाँ पे आके शेड्यूल हो गया। अब कौन एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो प्रोसेस P2 इज एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ, ठीक है। सो प्रोसेस P2 इज एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ। तो इस टाइम पे अगर प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इट इज एग्जीक्यूटिंग, एंड देन व्हाट विल हैपन, एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर P2 completes its execution, तब ये क्या करेगा, P1 को शेड्यूल करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो केस हमने देखा, ये कैसा केस है, ये प्रिमिटिव केस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव, क्योंकि P1 क्या है, फोर्सफुली रिमूव हुआ कहाँ से, रनिंग स्टेट से, और वो कहाँ चला गया, रेडियो स्टेट में। तो दिस इज द केस वन ऑफ प्रिमिटिव, केस वन ऑफ प्रिमिटिव। ये हम क्या डिस्कस किए, प्रिमिटिव केस, ठीक है, प्रिमिटिव केस। तो पहला केस हमारा क्या है, प्रिमिटिव केस, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। जो अभी केस मैंने डिस्कस किया वो केस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं केस नंबर 2 अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा नंबर केस क्या कह रहा है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव, ठीक है। दूसरा क्या केस हो सकता है, व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, ठीक है, वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जा रहा है, तब हमारे पास क्या हो सकता है, ये एक नया केस बन सकता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, कभी भी इंटरप्ट ऑकर होता है या प्रोसेस, हम कह सकते हैं कि जैसे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव का केस होता है, अदरवाइज क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो जो केस है, ये केस क्या होता है, प्रिमिटिव का केस होता है, प्रिमिटिव का। और ये जो पहला केस है ये किसका है, नॉन प्रिमिटिव का केस है। फोर्सफुली हम यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, नॉन, ठीक है। सो हियर व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस 1 एंड 4, ठीक है, 1 एंड 4, फर्स्ट ऑप्शन व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, दैट इज कम्स अंडर से इट इज अ नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव कब हो सकता है, जब प्रोसेस अपने आप टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज इट, ठीक है। तो पहला नॉन प्रिमिटिव, अगर यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करके टर्मिनेटेड में चला गया तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव, अदरवाइज इट इज प्रिमिटिव, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 केसेस ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। आई होप अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये चारों केसेस आपको हो जाएंगे। मैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे केसेस क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो भी हम यूज करेंगे उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ कॉमन टाइम्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉमन टाइम्स का मतलब क्या हुआ, कुछ कॉमन टाइम्स जिसको हमें एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो टाइम होता है, हम देखते हैं कि सबसे पहला टाइम क्या हो सकता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, करेक्ट। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कितने देर तक एक प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सीपीयू यूटिलाइजेशन, या कितने देर तक एक सीपीयू ऑक्युपाइड रहा, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि क्या हम मैक्सिमम सीपीयू को यूटिलाइज कर सकें, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा हो सके, ठीक है, यूटिलाइजेशन पॉसिबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, अगर हमारा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, उसका थ्रूपुट भी इंक्रीज होगा, है ना। तो थ्रूपुट मतलब क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि
अगर सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है देन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज मोर, एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम इज यू, पर यूनिट टाइम इज मोर। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, थ्रूपुट। तीसरा क्या आता है, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस ने कब अपना कंप्लीट किया और कब वो सिस्टम में आया था। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मान लो P1 का कोई टाइम है, अराइवल मान लो हमारे पास 0 इंटरवल पे आया हुआ है, 0 टाइम इंटरवल पे आया हुआ है, तो दिस इज, सपोज करो ये 0 टाइम इंटरवल है और प्रोसेस P1 ने अपना कंप्लीशन कहाँ किया, 7 में किया। ठीक है, तो टाइम इंटरवल 7 पे कंप्लीट किया, तो हम कह सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम, टैट मतलब क्या होता है, टोटल टाइम इसको कितना लगा, तो सिस्टम ने कब उसने कंप्लीशन किया और कब वो आया था, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है। तो वेटिंग टाइम का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस कब तक वेट किया। ठीक है, तो वेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रोसेस है, वो कब तक वेट किया, प्रोसेस वेटिंग टू गेट द सीपीयू, वेटिंग टू गेट द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू मिलेगा तभी वो एग्जीक्यूशन कर सकता है, तो प्रोसेस इज हाउ मच टाइम इट इज वेटिंग टू गेट द सीपीयू, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ वेटिंग टाइम। ठीक है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम से, मतलब जितना टर्न अराउंड टाइम, अभी मैंने बताया आपको टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है, और दूसरी बात वो कितना उसका बर्स्ट टाइम है, मतलब बर्स्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितनी देर तक सीपीयू सीपीयू ऑक्यूपाई करके रखेगा। ठीक है, सीपीयू कितनी देर तक ऑक्यूपाई करके रखेगा, वो उसका क्या है, बर्स्ट टाइम। ठीक है, so that is what we called as a waiting time. Okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम की। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ये रिस्पॉन्स टाइम हम क्या कहते हैं, कब वो एक्टिवली कोई प्रोसेस हमारा जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस फिनिश किया अपना टास्क विद इन टैग। ठीक है, विद इन अपने टैग में फिनिश किया एंड आउटपुट दिया यूजर को, तो वो उसका क्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम हुआ। ठीक है, सो अपने टर्न अराउंड टाइम में जो अपना टास्क वो कंप्लीट किया और यूजर को आउटपुट दिया। ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स टाइम। तो हम कह सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स टाइम हो, वो ज्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ये सब क्या होता है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की कॉमन टाइमिंग इंटरवल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। बहुत सी और चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कुछ है हमारे पास जिसको हम देखेंगे, और भी कई है कैटेगरी जो उसको हम आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलता है कि द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस आर कमिंग, ऑर्डर इन विच द प्रोसेस आर कमिंग, इट हैज टू शेड्यूल अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिस ऑर्डर में आए, इन विच द प्रोसेसेस आर कमिंग, उसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। नहीं फर्क पड़ता इसमें क्या कि बर्स्ट टाइम कितना है प्रोसेस का, ठीक है, कितना लॉन्ग टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, वेटिंग टाइम कितना देगा हमें, या टर्न अराउंड टाइम कितना होगा उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस ऑर्डर में, सपोज करो प्रोसेस P1 P2 P3, थ्री प्रोसेसेस आर देयर, so if the P1 is the P3 is the process which arrived first, ठीक है, which arrived first, so that has to be scheduled first। ठीक है, which arrive first that has to be scheduled first। अगर P2 है तो P2 अगर पहली बार आया, दूसरे नंबर पे आया, तो that has to schedule सेकंड नंबर, एंड P1 जो है वो थर्ड नंबर पे आया, तो that has to be scheduled थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है कि जब ये अराइव होगा तो ये अपना कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या होगा, P2 शेड्यूल नहीं होगा, तो P3 हैज टू कंप्लीट, P3 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन P2 इज गोइंग टू शेड्यूल, देन आफ्टर P2 कंप्लीट्स, देन P1 इज शेड्यूल, लाइक दैट। सो दिस इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन सब बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है, इसमें बर्स्ट टाइम पे डिपेंड करता है कितना वो टाइम लेगा सीपीयू ऑक्यूपाई करने में। नेक्स्ट एसआरटीएफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है, इट इज यूजिंग द प्रिमिटिव मोड ऑफ द एसजेएफ। ठीक है, तो एसजेएफ का ही पार्ट है, तो जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नेचर इसमें ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या होता है कि हर प्रोसेस को अपना एक टाइम स्लाइस दिया होगा। ठीक है,
टाइम स्लाइस या हम कह सकते हैं टाइम क्वांटम दिया होगा, और उस टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंगली ईच प्रोसेस क्या करेगा, सिस्टम में रहेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट करेगा या सीपीयू ऑक्युपाई करके रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारी क्या होती है कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, प्रायोरिटी है, अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है तो उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है तो हो सकता है कि उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करें। तो ये इसके अंदर भी कई केसेस आते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। तो मल्टी लेवल शेड्यूलिंग भी होता है, और नेक्स्ट क्या आता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग है। अब शेड्यूलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग क्या, ये बेसिकली हमने समझा जाना आज के इस सेशन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस करेंगे, और एसटीएफ को डिस्कस करेंगे, एसआरटीएफ को डिस्कस करेंगे, सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड नए हैं आप यूजर तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे एंड दे कैन लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।